चलिए जुड़ना शुरू करते हैं आप सभी लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है। हम लोगों ने कल जो लक्ष्य का बैच था, कल हम लोगों ने इसको छोड़ा था इस नए न्यूज के साथ कि हाल ही में सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में कुछ हिस्सों में आसपा हटा दिया है। नागालैंड में आसपा को वापस लेने की भी मांगे शुरू हो गई हैं। यहाँ तक की बात हम लोगों ने की थी, यहाँ से हम लोगों को शुरू करना था। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ लक्ष्य सीरीज में, और इस लक्ष्य सीरीज में आप एक वर्ष के जो पुराने समसामयिकी व्यवस्था है उसे आप लोग देखते हैं। तो लक्ष्य सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अमरिंदर पांडे। मैं आता हूं आप लोगों के साथ प्रतिदिन लक्ष्य सीरीज में। भारतीय राज्य व्यवस्था में ये 7वां लेक्चर है और इस 7वें लेक्चर में हम लोग विधानसभा से संबंधित जो प्रावधान है, विधानसभा से संबंधित जो करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाल ही में सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आसपा हटा दिया है। ये क्या है आसपा कानून? अगर आसपा कानून की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कानून देखे हैं जो स्पेशली संसद द्वारा बनाया जाता है, और राज्य जो विधान सभा है वो भी ऐसे कानूनों को बनाती है। इन कानूनों के लिए अगर आप प्रावधान ढूंढेंगे तो इन कानूनों को हम लोग निवारक निरोध कानूनों के रूप में जानते हैं, जो सामान्य कानूनों से अलग होते हैं। और विशेषकर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन राज्यों का जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो दूसरे देशों से जुड़ते हैं, और वो भी ऐसे देश से जुड़ते हैं जिन देश से हमारी जो सामरिक स्थिति है उसमें हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तनाव बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कानून वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पाते, इसलिए इस तरीके के विशेष निवारक निरोध विधियों की जरूरत होती है। और जो आसपा कानून है एक सैनिक विधि है, और ये सैनिक विधि इसी रूप में वहाँ पर लागू की गई है। और जब सैनिक विधियां लागू होती हैं तो जो सामान्य कानून है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। इसकी बात हम लोग करेंगे। समझते हैं आसपा। ये नॉर्थ ईस्ट का आपका पिक्चर है, नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे जगहों पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आसपा कानून लागू है, अर्थात जो सेना जिस विधि से काम करती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के बारे में ये बात है। अगर आसपा की हम लोग बात करें तो सैनिक विधि के अंतर्गत आती है। इसको सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम की बात कही जाती है। 1958 में 1958 में ये जो आसपा है इसकी शुरुआत आपको देखते हैं। इसका उद्देश्य था ऐसे जो अशांत क्षेत्र हैं, जो सामरिक दृष्टिकोण से अशांत क्षेत्र है, जहाँ पे बाहरी देशों के द्वारा घुसपैठ के माध्यम से हमारे क्षेत्र को अशांत कर दिया जाता है, ऐसे अशांत क्षेत्रों के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम की बात की गई थी। अशांत क्षेत्र क्या होता है? अशांत क्षेत्र आसपा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित क्षेत्र है। ये जो कानून है जिसको हम लोग सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कहते हैं, इसकी धारा 3 है। उस 3 में ये एक अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। क्षेत्र को विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीय समूह आदि के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण विवादित माना जा सकता है। और ठीक देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं, वो चाहे जातिगत समुदाय हो, क्षेत्रगत समुदाय हो, है ना, भाषागत समुदाय हो, ऐसी विविधता बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। कारण क्या था? इसका आह्वान उस स्थान पर किया जाता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है, जहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वहां के लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है। वहां उन क्षेत्रों में इस कानून को लगाने की बात की जाती है। अगर घोषणा की बात करें तो इसे केंद्र सरकार, राज्यपाल, इसे केंद्र सरकार तथा राज्यपाल, राज्य प्रशासक जो यूटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, द्वारा बनाया जा सकता है। उपयुक्त अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में की जानी चाहिए कि इस तरीके का कोई कानून बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के सेंट्रल को ऐसे कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने का अधिकार है, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें भी ऐसे कानून बनाने का अधिकार
इस अधिनियम के बारे में और बात करें तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये अधिनियम जो है नियंत्रित होता है। अपवाद की बात करें तो अतीत में केंद्र सरकार ने इस शक्ति का परित्याग कर दिया है और इसे राज्य सरकार पे ही छोड़ दिया है कि भाई अपने इस तरीके के कानूनों के लिए आप खुद ही अपना देख लो। अशांत क्षेत्र, घोषित क्षेत्र को न्यूनतम 6 महीने के लिए यथास्थिति बनाए रखनी होती है। अधिकतम अवधि यह कब तक लागू रहेगा, इस पर सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि ये कब तक लागू रहेगा, लेकिन कम से कम न्यूनतम ऐसे चीज़ों के लिए 6 महीना उसे यथास्थिति रूप में बनाए रखना होता है। ऐतिहासिक विकास की बात कर लें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए और 1942 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अध्यादेश लेकर आई थी। अगर इस तरीके के कानूनों का हम ऐतिहासिक आधार देखें तो हम लोगों को 1942 में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो पहला राज्य जिसने आसपा लगाया था वो असम था। विशेषकर नागा पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में पहले इसे लगाया गया था, जो उस समय असम का ही हिस्सा था। पहला राज्य जिसे आसपा हटाया गया है वो पंजाब राज्य है। ये जो सशस्त्र अधिनियम हटाया गया है वो पंजाब राज्य है। वर्तमान स्थिति क्या है तो नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के जिलों में आंशिक या पूर्ण रूप से ये कानून हमें लागू दिखाई पड़ता है। इस कानून को हम लोग देख पाते हैं। आसपा के दौरान जो विशेषाधिकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को निम्नलिखित शक्तियां दी जाती हैं और सामान्य कानून यहाँ पर दब जाते हैं। सशस्त्र बल वाले जो कानून हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आंदोलन भी चलाए जाते हैं इस कानून के हटाने के लिए, क्योंकि जब सेना के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं तो कई बार हमें मनमानापन भी देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला है पूर्वोत्तर में, है ना। ठीक, आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और जबान पे नहीं आ रहा है, सॉरी, शर्मिला इरोम, है ना। शर्मिला इरोम कई वर्षों से आमरण अनशन पे इस आसपा कानून को हटाने के लिए हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को, देखो यहाँ पे लिखा गया बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, तो सेना ले गई लेकिन वो लोग वापस नहीं आए और सेना से जब पूछने की बात होती है तो सेना उस पर कोई जवाब नहीं देती है। तो इस तरीके के जो जातियां हुई हैं उन जातियों के लिए इस कानून को हटाने के लिए बड़ा आंदोलन भी शर्मिला इरोम के द्वारा चलाया जा रहा है। बिना किसी वारंट के किसी भी के घर की तलाशी ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पे रोक लगा सकते हैं। उचित चेतावनी देने के बाद परेशान करने वाले कारकों पर फायरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के विशेषाधिकार हैं जो यहाँ पर सैनिकों को मिल जाते हैं इस कानून में। सशस्त्र बलों की बात करें तो उस व्यक्ति पर मृत्यु तक बल का प्रयोग करें जो बार बार अपराध करता है, मतलब जान से मार भी सकते हैं, यहाँ तक स्थिति है। अन्य क्षेत्र की शांति भंग करने का जो भी प्रयास करता है उसको गोली भी मार सकते हैं। कोई भी घर, इमारत, फिर साइट या संरचना को सशस्त्र बलों द्वारा नष्ट भी किया जा सकता है जिसमें कोई उग्रवादी या अपराधी छिपा हो। इस तरीके का जो विशेषाधिकार है। किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। सशस्त्र बल किसी भी वाहन को रोक के कभी भी तलाशी ले सकते हैं। गलत कार्रवाई के मामले में सशस्त्र बल पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके का भी इनके पास छूट है कि अगर गलती से कोई ऐसा निर्दोष व्यक्ति भी इसी तरीके की प्रक्रिया में मारा गया तो इसके बावजूद सशस्त्र बलों पे किसी प्रकार की कोई न्यायिक कार्रवाई यहाँ पे ठीक नहीं दिया गया है। तो ये सशस्त्र बलों को इतनी छूट देता है कि जो सेना है वो कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। यही कारण है कि बहुत बार सेना के द्वारा बहुत ज्यादती भी कर दी जाती है सामान्य नागरिकों में। यही कारण है कि इस तरीके के जो कानून है उसके विरोध की बात हो रही है। हटाने की मांग तो अपने चरम पे। अगली न्यूज देख लेते हैं। आईटी अधिनियम की धारा 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है, इसकी बात करें तो यहाँ पर एक अधिनियम पास हुआ है आईटी अधिनियम की धारा 69A, जिसे जानने की जरूरत है। हाल ही में ट्विटर ने आईटी अधिनियम 2000 की बात की
कंपनी ने दावा किया है कि जिस आधार पर मामला मंत्रालय द्वारा कई खातों और पोस्टों को चिन्हित किया गया है वे या तो ओवर ब्रांड है या मनमाना है या गैर आनुपातिक है, उपरोक्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) के खिलाफ है, ऐसा माना जाता है। क्या है आईटी अधिनियम, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या है उद्देश्य इसका? कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करना आईटी अधिनियम का उद्देश्य है। इसमें सभी मध्यस्थ शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं, वो सबके सब इसमें शामिल हैं। मध्यस्थों की परिभाषा क्या है, किसे हम मध्यस्थ कहेंगे? तो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2A के तहत जो परिभाषा किया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी अन्य की ओर से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, स्टोर करता है या प्रसारित करता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी परिभाषा इसके अंतर्गत, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी इसके अंतर्गत आता है। ट्विटर भी इसी के अंतर्गत इसी रूप में आया है। बिचौलिए शामिल हैं, इसका मतलब जो सर्च इंजन है, खोज इंजन, ऑनलाइन भुगतान है, नीलामी साइटें हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, साइबर कैफे के अलावा दूर संचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा, वेब होस्टिंग प्रदाता, ये सब बिचौलिए में शामिल होते हैं। इन सबको बिचौलिए के रूप में माना जाता है आईटी अधिनियम में। सरकार को ये अधिनियम अधिकार देता है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार को सशक्त बनाती है कि देश की संप्रभुता, अखंडता के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन से उत्पन्न या भेजा गया या प्राप्त हुआ या संग्रहित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिस्क्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दे सकती। किसी भी प्रकार का जो भी सूचना है जो किसी न किसी रूप में भेजी गई है, प्राप्त की गई है, उनकी जानकारी लेने, उनको देखने, उनको ट्रैक करने का अधिकार सरकार के पास होता है, अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके की जानकारी से भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। बहुत बड़ा अधिकार दे देता है। यूं कह लें कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से संचालित होने तक के अधिकार धारा 69A के अंतर्गत आ जाता है। तो आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना या प्रसार सामग्री को प्रतिबंधित करने के सभी निर्देश को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए कि क्या क्या ऐसी सामग्री है जिसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये 69A के अंतर्गत कहा गया है। प्रतिबंध के लिए आधार क्या है? किसी भी सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसे सामाजिक सोशल मीडिया से हटाया जा सकता है। उसके लिए देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा की बात, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात, सार्वजनिक व्यवस्था जिसको लोक व्यवस्था कहते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था जिसको लोक व्यवस्था कहते हैं, ये शामिल है। ये शामिल है देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। आपके द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसी चीज की गई है जिससे हमारे किसी देश से संबंध, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, अगर वो खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में उन चीजों को हटाया जा सकता है। ये 69A है। फ्री स्पीच का अधिकार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, ये हम लोगों ने देखा है। इनमें न केवल मुंह से बातें बोलने, बल्कि लेखन, चित्र, फिल्म, बैनर, जितने भी प्रकार के हमारे अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, वो सब जुड़े होते हैं। बोलने के अधिकार में ध्यान रखना है, न बोलने का भी अधिकार शामिल है। अर्थात अभिव्यक्ति के अधिकार में, भाषण के अधिकार में, वाक्य के अधिकार में चुप रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। ये बात बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इस अधिकार में सूचना तक पहुँचने का अधिकार भी शामिल है, चूंकि यह अधिकार तब अर्थहीन है जब दूसरों को जानने सुनने से रोका जा सके। इस व्याख्या के अनुसार सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस व्याख्या के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूचना अधिनियम जो हमारे यहाँ पास किया गया है वो 2005, और उसमें वो एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन इस ढंग से बार बार हम लोग आर्टिकल 19(1)(a) को हम लोग आधार मानते हैं
सूचना अधिनियम का या सूचना का जो अधिकार है हमारे पास, उसको हम लोग आधार मानते हैं, आर्टिकल 19(1)(a). ये संवैधानिक स्रोत होता है, ये मौलिक अधिकार संवैधानिक स्रोत है, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर आपने यहाँ पढ़ा दिया था कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उचित प्रतिबंध का आधार की बात किया जाए तो राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, नैतिकता शालीनता की बात हो, या न्यायालयी अवमान की बात हो, मानहानि की बात हो, एक अपराध की उत्तेजना की बात हो, मतलब जिसको हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं उसको अपराध की उत्तेजना की बात हो, संप्रभुता और अखंडता की बात हो। ये इतने आधार हैं जिन आधारों पर आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति का जो आपका अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति का जो आपका मौलिक अधिकार है, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, या कह लें ये जो ऊपर वाला है इसे ही युक्त प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्त जो प्रतिबंध है वो इसी को कहते हैं। और अगर आप कहोगे कि सर ये बता दें कि कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, तो ये 19 के 2 में लिखा है, ऐसा भी आप जान सकते हैं। आर्टिकल 19 के 2 में ये सब जो प्रतिबंध हैं ये दिए गए हैं हमारे बोलने के अधिकार पे। और आईटी एक्ट 2000 में बिचौलियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण केस है ये। केस अक्सर अब पूछा जाने लगा है, दोहराया जाने लगा है। इसको श्रेया सिंघल केस भारत संघ बनाम 2015 में हम लोग देखते हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ दायित्व के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थ दायित्व से संबंधित ये बताने का प्रयास किया कि मध्यस्थ केवल तभी उत्तरदायी होगा जब वो वास्तविक अदालती आदेश प्राप्त करने या सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित होने पर कार्यवाही करने में विफल रहता है। उन्हें कुछ सामग्री को शीघ्रता से हटाने या अक्षम करने के लिए यदि कहा जा रहा है, मतलब अगर उसके पास कोई सूचना, कोई इस तरीके का चीज़ें कुछ प्राप्त हो जाती हैं, तो वो तब तक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है जब तक उसे किसी ऐसे सरकारी अथॉरिटी से कहा न जाए कि इसको आप हटा दो, समाप्त कर दो। इसके बावजूद अगर वो नहीं करता है तब उसे मध्यस्थता के रूप में शामिल माना जाता है। श्रेया सिंघल के मामले में जो जानकारी है, जो केस के मामले में जानकारी है, वो आप देख लें। आईटी अधिनियम 2000 की बात करें तो 66(a) के विवादास्पद खंड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक ठहराया गया था, ये कहते हुए कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर इसका प्रभाव था। इसलिए 66(a) को जो विवादास्पद आईटी अधिनियम के अंतर्गत ये विवादास्पद 66(a) था, तो इसको समाप्त कर दिया गया और संवैधानिक घोषित किया गया और कहा गया कि इस 66(a) के कारण आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार है वो प्रभावित होता है। और हम जानते हैं कोई भी ऐसा कानून प्रभावी नहीं रहेगा जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो वो कानून खुद समाप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स और साइकोटोपिक पदार्थ। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटोपिक सब्सटेंस, जिसको NDPS अधिनियम 1985 के अनुसार कहा जाता है, भांग को कहीं भी प्रतिबंधित पेय या प्रतिबंधित दवा के रूप में नहीं कहा गया है। कमाल की बात है। अब बात आ गई है भांग की, और भांग एक नशीला पदार्थ है जिसे खाया पिया दोनों ही जाता है। सब्सटेंस अधिनियम 1985 में कहा जा रहा है कि भांग को कहीं भी प्रतिबंधित पेय या प्रतिबंधित दवा के रूप में नहीं कहा गया है। पहले के 2 फैसले हैं इस संबंध में, मधुकर बनाम राज्य
ये 2002 है, और अर्जुन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2004। इस पे भरोसा करते हुए कहा गया कि जहां अदालतों ने फैसला सुनाया था कि भांग गांजा नहीं है, मतलब भांग गांजा नहीं है, गांजा अलग भांग अलग, भांग खाई जाती है, भांग पी जाती है, गांजा धूम्रपान के रूप में उपयोग किया जाता है। तो विश्वास का फैसला सुनाया गया कि भांग गांजा नहीं है, और इसीलिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत ये कवर नहीं किया जाता है, या यूं कह लें कि जो नारकोटिक्स और साइकोटोपिक पदार्थ है उसके अंतर्गत भांग नहीं आता। गांजा आता है लेकिन भांग उस तरीके का कोई नशा नहीं है, इसलिए नहीं आता है। हम नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोटोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के तहत जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसको देखेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगी। भांग क्या है? भांग के पौधे की पत्तियों से बनाई जाने वाली खाद्य तैयारी, जिसे अक्सर विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ पेय शामिल किया जाता है। तो ये खाने और पीने की चीज है, ये धूम्रपान की चीज नहीं है, ऐसा कुछ। एनडीपीएस अधिनियम 1985 यह मुख्य कानून है जो मादक दवाओं, पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित है, कि कोई भी मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं उनके किस रूप में उपभोग किया जाए, और उनका जो तस्करी है, उनकी अवैध जो तस्करी है, अब अवैध रूप से जो खरीद फरोख्त है उसको रोका जाए। इसके लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 बनाया गया था। इसमें भांग को बाहर रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। दंडात्मक प्रावधान है। यह अधिनियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी अपेक्षा की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 47 में ऐसी अपेक्षा की गई है। दवाओं के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, कब्जे, उपभोग, खरीद, परिवहन और उपयोग को दंडित करता है, कि दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आप नशीले पदार्थों का उत्पादन नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, बिक्री नहीं कर सकते, कब्जे में नहीं रख सकते, मतलब वो आपके पास नहीं होना चाहिए, उपभोग नहीं कर सकते, उपभोग भी ऐसा नहीं कर सकते, और खरीद, परिवहन, सब पे दंड का प्रावधान करता है। एनडीपीएस एक्ट गांजा, जिसको कैनबिस कहते हैं, गांजा को इसके दायरे में आने वाले पौधों पर आधारित एक मादक दवा के रूप में परिभाषित करता है। गांजा जो है वो मादक पदार्थ के अंतर्गत कवर किया जाता है एनडीपीएस में, लेकिन भांग को कहा जा रहा है कि एनडीपीएस कवर नहीं करता है, जबकि दोनों ही पौधों की पत्तियों से उपयोग में लाए जाते हैं। एनडीपीएस अधिनियम नारकोटिक्स ड्रग को सूचीबद्ध करता है। ये नारकोटिक ड्रग्स किसी भी रूप में, चाहे कच्चे हों या शुद्ध, भांग के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, और इसे संकेंद्रित तैयारी और रोल में भी शामिल होता है, जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है। कुल मिला के जो भांग का पौधा है, उसी भांग के पौधे से कई बार गांजा तैयार किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। चरस, गांजा, ये सारी चीजें उसी भांग के पौधे से ही तैयार होती, लेकिन भांग को जहां एनडीपीएस कवर नहीं करता है, वहीं चरस, गांजा, इस तरीके के अन्य चीजों को कवर करता है। तो आप देख रहे हैं कि कच्चे हो या शुद्ध हो, भांग के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है, जिसको चरस कहते हैं, और ये प्रतिबंधित है। इसमें संकेंद्रित तैयारी की जाती है, इसमें हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में इसे बनाया जाता है, बाद में उसका नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। गांजा भांग के पौधे के फूल या फलने वाला जो शीर्ष होता है वो गांजा होता है। किसी भी प्राकृतिक सामग्री के साथ बिना भांग के उपरोक्त रूप में से कोई भी मिश्रण या उससे तैयार की गई कोई भी पेय जो है वो एनडीपीएस के अधिनियम में सूचीबद्ध होता है। भांग नहीं है, ये बात थोड़ी समझ से परे। अधिनियम के बहिष्करण की बात करें, पौधों की पत्तियों से बनने वाले भांग का एनडीपीएस एक्ट में जिक्र नहीं है। पौधों की पत्तियों को खाद्य पदार्थ के रूप में अथवा पेय पदार्थ के रूप में जो है उसमें एनडीपीएस एक्ट में भांग नहीं है, लेकिन उस भांग की पत्तियों के एक निश्चित प्रोसेस से जो चरस बनाया जाता है वो है। जो
गांजा जिसको धूम्रपान के रूप में किया जाता है वो है, या अन्य इस तरीके के और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं जिसके नाम हम लोग नहीं जानते हैं। अंग्रेजी में बड़े नाम होते हैं, पूरा का पूरा बॉलीवुड पीता हुआ मिलता है ना। तो आप समझ रहे हो कि अलग अलग नाम है, अंग्रेजी में कमाल के ही नाम होंगे। अधिनियम से बहिष्करण की बात करें, पौधों की पत्तियों से बनने वाले भांग का जिक्र नहीं है। अधिनियम बीज और पत्तियों को बाहर करता है। एनडीपीएस अधिनियम भांग के बीज और पत्तियों को बाहर करता है। फूल को गांजा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जब सीड्स के साथ नहीं है। विशेष प्रावधान की बात करें तो अधिनियम में कहा गया है कि सरकार किसी भी भांग के पौधों की खेती की अनुमति दे सकती है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए या बागवानी उद्देश्यों के लिए अफीम की कानूनी खेती भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दवा उपयोग के लिए की जाती है। अफीम की खेती 3 राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ इसके जो लाइसेंस है वो दवा प्राप्ति के लिए की जाती है। इसी तरीके से भांग के पौधों की अनुमति दी जाती है फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को अपराधों का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 साल के सश्रम कारावास है। अगर कोई इस तरीके के अवैध कार्यों में, नशीले पदार्थों के अवैध कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो कम से कम 10 साल की सश्रम कारावास है। ये 20 साल के लिए भी हो सकता है, और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना से दंड दिया जाएगा। कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति बार बार इसी अपराध को करता है तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। इसका गठन 1886 में किया गया था, 1986 में। एनडीपीएस अधिनियम के तहत ही किया गया था। यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सीड्स समन्वयक एजेंसी है। एनडीपीएस अधिनियम का सीड्स समन्वयक एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मूलतः यह किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आप देख सकते हैं रिवीजन बैच है, इसलिए फटाफट पढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि फटाफट चीज़ों को नोट कर लें। जो इंपॉर्टेंट होगा वहां रुक के मैं बताता भी हूं, इस बात को आप देख सकते हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अगर अपराध की स्थिति की बात की जाए तो एनसीआरबी के 2021 आंकड़ों के अनुसार पंजाब नशीली दवाओं के संबंधित अपराधों की सूची में सबसे ऊपर, जबकि दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम नशीली दवाओं के संबंधित अपराध दर्ज कराते हैं। तो अगर नशीली दवाओं की बात करें तो पंजाब सबसे ऊपर है राज्यों के अंतर्गत देखा जाए। ऐसे ही अगर सबसे कम नशीली दवाओं की बात की जाए तो दादर नगर हवेली जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। गोल्डन क्रिसेंट क्या है? ये अवैध अफीम उत्पादन के लिए एशिया के 2 प्रमुख क्षेत्र में से एक को दिया गया ये नाम है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान दुनिया की 90% अवैध अफीम की आपूर्ति करते हैं। अवैध अफीम की आपूर्ति करते हैं पंजाब, ईरान और पाकिस्तान, 90%। हेलमंड और कंधार अफीम का अधिकांश उत्पादन करता है। हेलमंड और कंधार अफीम का अधिकतम उत्पादन करते हैं। स्वर्ण त्रिकोण देख लें, स्वर्ण त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, ये उस क्षेत्र में स्थित है जहां थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की सीमाएं रुआक और मेकांग नदियों के संगम पर आकर मिलते हैं। स्वर्ण त्रिकोण एशिया के, हमारे भारत के पूरब की तरफ, और गोल्डन क्रिसेंट हमारे पश्चिम की तरफ। भारत सीधा साधा देश बीच में फंसा हुआ है, इधर भी अफीमियम चरसी, इधर भी अफीमियम चरसी। इसके बावजूद आध्यात्म बिल्कुल चरम पे, और सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? भारत। दोनों तरफ से ये ज़्यादा से ज़्यादा अफीम कहाँ सप्लाई करने का प्रयास करते हैं? भारत। इसलिए भारत के लिए एक बड़ी
समस्या है। और पश्चिम से विशेषकर ये गोवा, महाराष्ट्र और ऊपर पंजाब की तरफ इनका प्रसार सबसे ज्यादा है। म्यांमार के उत्तर में सान राज्य स्वर्ण त्रिभुज में अफीम पोस्ता की खेती 89% हिस्सा जो है वो होती है। पोस्ता अफीम होती है, इसकी खेती जो होती है वो स्वर्ण त्रिकोण में होती है, गोल्डन त्रिकोण में होती है ना। नशे करने वाले लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे भी वीडियो, अगर ऐसे लोग आ गए गलती से तो। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध की अगर स्थिति की बात करें हम लोग तो अनुच्छेद 47 की बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था 47 का। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। 47 कहता है कि राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। इसके तहत जो नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थों को चिकित्सकीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपभोग में प्रतिबंधित करेगा। नशीले पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ, इनको रोकने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 47 में। इसी पर आधारित है जो राज्यों को निर्देश देती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाई, नशीली दवाओं, औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर अन्य उपभोगों पर प्रतिबंध लगाएगी। ऐसे में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और केंद्र सरकार करता भी है। जो हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो भी करता है, समय समय पर कौन सी नशीली दवाइयां हैं लोग उपयोग करते हैं उसकी भी बात आती है और वो भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग जानते हैं। ऐसे ही और बात करें हम लोग, नशे की लत से निपटने की पहल भी हमारे यहाँ है। NCORD नार्को समन्वय केंद्र 2016 से गठित किए गए हैं। प्रोजेक्ट सनराइज, ये भी बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। नशा मुक्त भारत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित करता है। नशा मुक्त भारत, ये अधिनियम थे। समाचारों में जो कुछ महत्वपूर्ण बिल रहे हैं उसको देख लेते हैं। ऐसे जो विधेयक समाचारों में महत्वपूर्ण रूप से रहे हैं उनको देख लेते हैं। सार्वजनिक डेटा संरक्षण विधेयक को वापस लेना, बहुत ज्यादा इसका हुआ था और था भी क्या, अभी कहा भी जा रहा था उस समय के जब बजट सत्र हमारा शुरू होगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो उस बजट सत्र के दौरान फिर से हम ये बिल ले आएंगे और ऐसा भी माहौल बना भी हुआ है। सार्वजनिक डेटा संरक्षण विधेयक को वापस लेना। केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया है जिसे अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 कहा जाता है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने के बाद बिल को फिर से पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि डाटा गोपनीयता, समग्र इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा, दूरसंचार विनियामकों पर अलग कानून सहित ऑनलाइन स्पेस को विनियमित करना है। साथ ही साथ देश में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करना है। इससे हमारे देश के लोगों की जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो हमारे देश में ही सुरक्षित करने की चीजें होंगी। जो बाहर की कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों को जो है वो हमारे डेटा को आज आसानी तक उनका एक्सेस नहीं होगा और पूरी दुनिया भारत के इस बिल से डरी हुई है। जितने भी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन माध्यम से अपनी सारी चीजें चलाती हैं उनको हमारा जो एक बहुत बड़ा डेटा, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा आजकल भारत के पास है, तो वो डेटा जो उपलब्ध हो जाता था अब उस डेटा तक उनकी सामान्य पहुंच नहीं होगी। और अमेरिका जैसे जो अमेरिका बेस्ड जो या दुनिया के अन्य देशों में जो बेस बड़ी कंपनियां हैं जो इसी तरीके से चलती हैं, है ना, जैसे अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं, तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ से नुकसान होने की संभावना बढ़ी है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, ये बड़ा महत्वपूर्ण केस है पुट्टास्वामी का। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीयों के पास संवैधानिक रूप से जो निजता का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा है। मतलब पुट्टास्वामी केस में ही ये तय हो गया कि जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स है।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। बी.एन. कृष्णा समिति 2017 है। सरकार ने न्यायमूर्ति बी.एन. कृष्णा की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। इससे निजता कानून को मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। भारत में डेटा के प्रसंस्करण और संग्रह पर प्रतिबंध, डेटा संरक्षण प्राधिकरण, भूल जाने का अधिकार, डेटा स्थानीकरण आदि शामिल था जिन पर समिति नियुक्त की गई थी। इन पर इन्हें अपनी जो सिफारिश है वो देनी थी। बी.एन. श्री कृष्ण समिति 2017। इस विधेयक के संबंध में संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्तियों का डेटा वैध, निष्पक्ष और व्यक्ति के लिए पारदर्शी होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण प्रसार है कि डेटा का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य से इसे एकत्र किया गया है। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने आपके डेटा को एकत्र किया है कि आपके उस डेटा के आधार पर उन्होंने आपको वो सिम कार्ड दिया है। अब अगर आपके डेटा को बेचने का काम करते हैं, अन्य जगहों पर सूचना देते हैं, तो ऐसे में ये इस अधिनियम के विरोध में माना जाएगा और ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कहाँ से मैसेज आए। अब हम मोबाइल कंपनियों का जो मोबाइल यूज करते हैं, है ना, सिम यूज करते हैं, उसके उपयोग में जो इंटरनेट उपयोग करते हैं, जो हम सर्च इंजन से सर्फिंग करते हैं, अब वहाँ से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं उस बिहाफ पे वो जानकारियाँ हमारी अन्य लोगों को न बेची जाए, जिससे कि उस तरीके की चीज़ें फिर हमसे जुड़नी शुरू हो जाए। तो ये डेटा की प्राइवेसी की बात है। तो हमसे डेटा जिस रूप में लिया जा रहा है, हमें हमारे डेटा का उपयोग उसी रूप में होना चाहिए। डेटा न्यूनीकरण न्यूनतम और केवल आवश्यक डेटा को एकत्र किए जाने से संबंधित है। डेटा न्यूनीकरण, डेटा सटीकता, इसके संग्रह के बिंदु पर डेटा का कोई दोहराव नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। भंडारण की अवधि, डेटा का भंडारण एक निश्चित अवधि के लिए सीमित होना चाहिए, उसके बाद वो डेटा वहां से समाप्त हो जाना चाहिए। अधिकृत संग्रह और प्रसंस्करण, ये भंडारण की जो अवधि है यहीं से भूल जाने का अधिकार भी निकलता है। व्यक्तिगत डेटा के अनाधिकृत संग्रह या प्रसंस्करण के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य साधन तय करने वाले व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो डेटा हमारा है उस डेटा को अब नियंत्रित किया जा सके, वो वैयक्तिक रूप से भी नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे संबंधित कोई जानकारी अगर सोशल मीडिया या कहीं चली गई तो आपसे उसका नियंत्रण खत्म हो गया। अब वो मनमाने रूप से जो जैसा उपयोग कर रहा है वैसे उपयोग करने की अनुमति हो, ऐसा नहीं है, आपके नियंत्रण में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का वीडियो जो आपका किसी सोशल मीडिया पे है और अब आपको लगता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो गई है और आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आप सोशल मीडिया पे रहे, तो ऐसी स्थिति में आप उसे भूल जाने के अधिकार के अंतर्गत उसे प्रत्येक प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन डिजिटल रूप के प्रत्येक स्थिति से उसे आप समाप्त करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शुरू में अलग अलग ढंग की चीज़ें करते हैं और बाद में धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर बाद में उन्हें लगता है कि लोग उनके बारे में गलत धारणा बताएंगे अगर पुरानी चीज़ों को देखा जाए तो। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, लोकप्रिय हो गए, कभी किसी पे कमेंट करके, कभी किसी पे कमेंट करके, कभी महिलाओं पे कमेंट करके, कभी कभी। लेकिन समस्या ये है कि जब आप एक अच्छी स्थिति में आएंगे और खुद अपनी उन चीज़ों को देखोगे तो आप खुद को मजाक का पात्र समझोगे। लेकिन अब चूंकि वो सब जगह हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी इच्छा हुई कि उसे हटवा दिया जाए, क्योंकि आज का जो आपका व्यक्तित्व है, आपका जो चरित्र है, वो तब के व्यक्तित्व से मैच नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद वो चुभता है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो उसे हटा सकते हैं, उसे भूल जाने का अधिकार। लेकिन जब हमारे नियंत्रण में हो तब ना, तो ये बिल इसी के लिए है। डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रत्यय, डेटा सिद्धांत की बात है। यहाँ पे कहा गया है कि शब्द का उपयोग उस व्यक्ति को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसका डेटा एकत्र किया जाता है। डेटा प्रत्यय व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि के रूप में संस्था जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन तय करती है, ये उससे संबंधित है। बच्चों की बात करें तो 18 वर्ष के मामले में माता पिता या अपने डेटा प्रिंसिपल तय कर सकेंगे। व्यक्तिगत डेटा, कोई भी डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसे व्यक्तिगत डेटा कहते हैं। प्रसंस्करण क्या है? तो संचालन का संपूर्ण चक्र
जो व्यक्तिगत डेटा के संबंध में किया जाता है उसको डेटा प्रसंस्करण कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। वैयक्तिक अधिकार देख लेते हैं। सूचना तक पहुंच व्यक्तियों को संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित भाषा बुनियादी जानकारी तक पहुंच होगी। सूचना तक जो पहुंच है वो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, किसी भी भाषाओं में आप सूचना ले सकते हैं। डेटा संसाधित होने से पहले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत डेटा का कौन सा आइटम डेटा फिडुसरी के द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। आजकल जब भी कुछ आप देखते हैं तो एक कुकीज आता है, उस कुकीज को एक्सेप्ट करने को बोलता है। कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों का उनका उपयोग नहीं कर पाओगे उन वेबसाइट के। उन्हें इस तरीके के डेटा संग्रह का उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि डेटा संग्रह क्यों किया जा रहा है, हमारे डेटा का उपयोग कहाँ किया जाएगा। व्यक्ति की भी सहमति वापस लेने का अधिकार है। मान लो हमने शुरू में आपको सहमति दी, आप हमारे डेटा का उपयोग कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि आप जो डेटा का उपयोग कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा नहीं बल्कि किसी ढंग का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सहमति वापस भी ले सकते हैं, ये भी अधिकार है। मिटाने का अधिकार, डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिडुसरी द्वारा एकत्र किए गए डेटा को मिटाने और सुधारने की मांग करने का भी अधिकार होगा। नामांकित करने का अधिकार, डेटा प्रिंसिपलों में किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। मतलब नॉमिनी भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो आपके डेटा के संबंध में बाद में भी छेड़छाड़ ना हो या बाद में भी आपका डेटा किस रूप में आगे रहे, इसके लिए आप नॉमिनी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अपने आप में पूरी दुनिया है, आप समझे, और आजकल तो पूरी दुनिया इसी पे टिकी है डेटा पे। इसके बावजूद हमारा डेटा हमारे कंट्रोल में ना हो, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा डेटा हमारे नियंत्रण में हो। डेटा सुरक्षा बोर्ड की बात करें तो विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधेयक एक डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन करेगा। डेटा न्यासी, जिसको डेटा ट्रस्ट कहेंगे, असंतोषजनक प्रक्रिया के मामले में व्यक्ति के डेटा संरक्षण को बोर्ड को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, ये सबसे जरूरी बात है। बिल सीमा पार भंडारण और डेटा को कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकता है। और अभी जब G20 की समिट हो रही थी तो ऐसा माना भी जा रहा था कि इस समिट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात होने वाली है वो उन देशों का भारत के प्रधानमंत्री से यही होने वाली है कि डेटा के बारे में जो आपका अधिनियम आ रहा है उसमें क्या है। तो हम अपने लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जुटा सकते हैं अगर हम उसमें ये बात करते हैं कि भाई हम अपने डेटा को कुछ देशों को हस्तांतरित करेंगे, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा सुरक्षा परिदृश्य हो और सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा तक पहुँच अगर बनाए रख सकती है तो हम कुछ देशों को अपना डेटा हस्तांतरण कर सकते हैं, ऐसी बात है। सूचना का अधिनियम अधिकार 2005 में संशोधन किया गया है। आज के लिए बस ये क्लास यहीं तक रहेगी। मैंने बड़ी स्पीडली रिवीजन कराने का प्रयास किया और चूंकि आप लगातार जुड़ते हैं मेरे साथ, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप तक जो चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से जाएं और जब तक आप मेरी कक्षा देखें आपको आपका समय बिल्कुल भी बेकार ना जाए, तो आपका समय का पूरा भरपूर सदुपयोग हो सके ये प्रयास रहता है। तो कुछ बस अधिनियम जो हैं वो बचे रह गए हैं जिसे हम लोग कल की कक्षा में कर लेंगे। हालांकि कहने को ये कुछ अधिनियम हैं, पर्याप्त अधिनियम हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे हम लोग फिर से दोबारा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ कोड हैं जिसका आप इस्तेमाल करके हम लोगों का पेड बैच जो है वो खरीद सकते हैं। कोड है AP लाइव, इसको डाल के आप जो पेड बैच है जो कि 14 तारीख से शुरू हो रहा है 14 तारीख लोगों के लिए, युवाओं के लिए अलग ही प्रकार का होता है, लेकिन इस बार आपका 14 तारीख अलग ही प्रकार से मनवाने का हम लोगों का प्रयास है कि आप एक संकल्प के साथ ये 14 तारीख को जुड़े हमारे साथ, पेड बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।